अभी हम क्या करेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड पे जाएंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखते हैं तो इसके अंदर ये तो एडेनिन बेस है, क्या है हमारे पास, एडेनिन बेस है, क्योंकि यहां पर भी NH2 पड़ा हुआ है प्यूरिन रिंग के ऊपर, तो NH2 तो पड़ा, तो ये तो एडेनिन बेस है, और ये हमारे पास वही राइबोस शुगर है, और यहाँ पे एक फास्फेट भी है, तो यहाँ पे एक फास्फेट भी है, तो इसका मतलब ये और ये स्ट्रक्चर तो तकरीबन सेम है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर भी राइबोस शुगर है, क्या है, राइबोस शुगर है, यहाँ पर भी हमारे पास एक फास्फेट का ग्रुप है, और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनियस बेस है, लेकिन कॉमन बेस नहीं है जो हमने पढ़ा एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन या यूरासिल या थाइमिन, वो वाले बेसिस नहीं है, ये बेस थोड़ी सी डिफरेंट है। अब नाइट्रोजनियस बेस तो है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है और रिंग भी है, तो नाइट्रोजनियस बेस तो है, लेकिन कौन सी है, ये वाली जो रिंग है इसको बोलते हैं निकोटीन। इसको क्या बोलते हैं, निकोटीन, इस रिंग को बोलते हैं निकोटीन। अगर इस निकोटीन पे गौर से देखें तो इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और आगे NH2 के ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। तो अब इस पूरे बेस का नाम क्या बनेगा, क्योंकि जैसे वहां पे एडेनिन था, यहां पे एक तो निकोटीन है, उसके साथ अमाइड का ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे निकोटीन अमाइड। इसको क्या बोलेंगे, निकोटीन अमाइड। अब यहां पर गौर करने वाली क्या चीज है कि ये वाला जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है वो अलग है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड अलग है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ निकोटीन अमाइड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अगर हम गौर से देखें तो कार्बन नंबर 5 पे इसके भी फास्फेट है, कार्बन नंबर 5 पे इसके भी फास्फेट है, लेकिन ये जो दोनों फास्फेट के ग्रुप्स हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये जो दोनों फास्फेट के ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन टू फास्फेट ग्रुप्स, बिटवीन टू फास्फेट ग्रुप। तो इस फास्फेट ग्रुप की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए, क्या हो गए, लिंक्ड हो गए, कनेक्ट हो गए। अब एक एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, इसको हम मिला के बोलेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, डाइन्यूक्लियोटाइड। का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक हमारे पास निकोटीन अमाइड वाला न्यूक्लियोटाइड, एक हमारे पास एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखते हैं तो इसके अंदर इसका नाम क्या बन रहा है, इसका नाम बन रहा है हमारे पास एक है, जैसे हम वहां पर नाम लिखते थे एटीपी, तो उस पे क्योंकि उस पे सिर्फ एडेनिन का एक ही बेस थी तो वो एडिनोसिन बन गया। यहां पे क्या बनेगा, एक हमारे पास बेस है निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड, और साथ में एक और बेस है जिसको हम बोलते हैं एडेनिन, जिसको क्या बोल रहे हैं, एडेनिन। सो निकोटीन अमाइड एडेनिन, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सो डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या हुआ, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इन शॉर्ट इसको भी देख लेते हैं, दिस इज NAD। क्या है हमारे पास, NAD। और अगर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से तो इस पे प्लस लिख दो, प्लस का मतलब क्या, यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे प्लस का निशान आ रहा है इसकी वजह से ये NAD प्लस हो गया। तो अब ये भी तो कहीं पायरोजेनेटिक्स में ये चीज तो सुनी है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है हमारे पास, ये एक कोएंजाइम है, ये क्या है हमारे पास, कोएंजाइम है, और ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो कि एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और एनर्जी को दे भी सकता है। आगे NADH बनेगा, NADH2 बनेगा, NADPH बनेगा, बायोएनर्जेटिक्स में FADH2 बनेगा। तो वो सारी चीजें वो कोएंजाइम है बेसिकली। FADH2 तो सॉरी वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, NAD+ जो है वो कोएंजाइम है। कोएंजाइम का मतलब जो एंजाइम को हेल्प आउट करेगा आगे, तो ये NAD+ है बेसिकली। ये भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, किस फॉर्म में कर सकता है कोई हमें सरोकार नहीं है क्योंकि वो हाई लेवल पे चला जाएगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि दिस इज NAD+। पहले हमने ATP को देखा, ATP हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड था। अब उसके बाद NAD+ की एग्जांपल ली, NAD+ में दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। ये चीज याद रखना, इस डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर ना तो इस फैट पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व हो रहा है, ना इसका ही कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि इनको आपस में लिंकिंग के लिए इसका भी कार्बन नंबर 5 है, इसका भी कार्बन नंबर 5 है, उस पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप्स हैं, वो इन्वॉल्व है इसके लिंकिंग में। तो ये चीज याद रखना। आगे हम जब DNA के बैकबोन पे जाएंगे तो वहां पे ये थोड़ी सी चेंज होगी, तो वो जो डिफरेंस है वो जहन में रखना। कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA बैकबोन एंड
डाइन्यूक्लियोटाइड विच इज NAD+। तो वो ये हमारे पास ये वाले जो है डिफरेंसेस हैं वो थोड़े बहुत तो देख लो, ये जो स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस आते हैं। तो ये हमारे पास निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पहले ये हमने अकेले न्यूक्लियोटाइड्स कंसीडर किया, उसकी एग्जांपल्स भी कंसीडर कर ली, फिर हमने ये न्यूक्लियोटाइड कंसीडर किया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया जिसकी एग्जांपल है NAD+। NAD+ क्या है? NAD+ हमारे पास एक कोएंजाइम है जो कि आगे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। खास तौर पर इससे रिलेटेड नाम याद रखो, NADH तुम लोग देखने वाले हो, NADH2 इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। NADH लिखते हैं लेकिन NADH2 होता है। उसके बाद और क्या है? NADPH है। अगर प्लांट की केस में जाओगे तो NADPH तुम लोग देखोगे। तो मेन बताने के मकसद क्या है कि इसमें ये NAD चीज जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि कोएंजाइम है और उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। इसका मतलब NAD भी हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है। वो क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है। ATP भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। ये चीज भी हो गई कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD। उसके बाद कहां यूज होता है, मतलब इसकी क्या है? जैसे ATP हमारे पास करेंसी है, हमारा NAD क्या है? वो एक कोएंजाइम है। तो ये सारी चीजें हो गई। बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और हमने शुरू में तो ये बात की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे और उससे एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ तो जा रहे हैं कि हमने पहले ये कंसीडर किया, फिर ये कंसीडर किया, अब थोड़ा सा इसको पॉलीमराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पॉलीमराइज। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स वो आपस में कैसे जुड़ के एक बहुत बड़ा न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं। तो देखो कई तरीकों से, जरूरी नहीं है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बने। निकोटीन अमाइड हमारे पास उसकी एग्जांपल है। NAD में हमारे पास कोई कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व नहीं हुआ बल्कि कार्बन नंबर 5 ही आपस में इन्वॉल्व थे और इससे हमारे पास एडिशन हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉपिक पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।